Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with B.Ed second semester's subject of Historical and Sociological Foundation of Education. इस सब्जेक्ट के अंदर हम कुछ टॉपिक्स पहले पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने वैदिक पीरियड की एजुकेशन के बारे में पढ़ा, बुद्धिस्ट पीरियड की एजुकेशन के बारे में पढ़ा और मुस्लिम पीरियड के भी एजुकेशन के बारे में पढ़ा। आई होप आपको तीनों टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में चैनल पर जाके वो वीडियोस देख सकते हैं और पूरे टॉपिक को ईजिली समझ सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो के अंदर आपके सारे सब पॉइंट्स और पूरा पॉइंट मतलब एज इट इज़ कंप्लीट है। आपको अदर कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, आप उस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको पूरा टॉपिक एज इट इज़ समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं इसी फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें है भारत में औपनिवेशिक काल में शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं, आंग्ला प्राची विवाद, अधोमुखी फिल्ट्रेशन सिद्धांत व बेसिक शिक्षा के विशेष संदर्भ। तो इसके अंदर हम सबसे पहले दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, आंग्ला प्राची विवाद और अधोमुखी फिल्ट्रेशन। तो ये दो सिद्धांत हम इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे और बेसिक शिक्षा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आंग्ला भारतीय विवाद या प्रतीची विवाद, यानी कि एंग्लो इंडिया कंट्रोवर्सी और ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी। तो इसके बारे में हम सबसे पहले इसके अंदर पढ़ेंगे। 1813 यानी कि 1813 इससे ईस्वी में 1813 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ था। मतलब आप चार्टर्ड एक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं वीडियोस में, चार्टर्ड एक्ट क्या था, उसके बाद आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। 1813 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ था। चार्टर्ड एक्ट की धारणा 43 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि कंपनी साहित्य के पुनरुत्थान, मतलब दोबारा से जो उत्थान होता है उसका, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने तथा विज्ञान की उन्नति के लिए वर्ष में 1 लाख रुपए खर्च करेगी। मतलब उनकी और ज्यादा प्रोग्रेस हो, उन्नति हो। कंपनी के अधिकारियों के मध्य विवाद में इतना गंभीर रूप धारण कर लिया, मतलब जो उसका वाद विवाद था कंपनियों के अधिकारियों का, ऑफिसर्स का, इतना ज्यादा वाद विवाद था कि उसने गंभीर रूप धारण कर लिया। मतलब बहुत ज्यादा ऐसी कंडीशन आ गई कि बहुत ज्यादा गंभीर थी उस समय पे, कि इसके दो समूह, पश्चिमवादी और पूर्ववादी, दो समूह बन गए। मतलब इतना ज्यादा विवाद था कि उस समय पे दो समूह बन गए। पूर्ववादी यानी कि ओरिएंटलिस्ट का विचार था कि भारतीय लोगों को शिक्षा उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में दी जानी चाहिए। मतलब इसमें चार्टर्ड एक्ट में जब इसके बाद दो इसके अंदर पार्टीशंस हुए, तो इसमें जो पूर्ववादी थे उन्होंने कहा कि भारत में जो शिक्षा है, भारतीय लोगों को शिक्षा उनकी क्षेत्रीय भाषा में दी जानी चाहिए। और पश्चिमवादी जो थे यानी कि ऑक्सीडेंटलिस्ट, इनका क्या विचार था कि क्षेत्रीय भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। अब इन दोनों का जो विवाद था वो भाषाओं के ऊपर था कि क्षेत्रीय भाषा हो या वहाँ की अंग्रेजी भाषा में शिक्षा हो, माध्यम अंग्रेजी हो। तो इसके बाद क्या हुआ, राजा राम मोहन राय का विचार था, मतलब इन दोनों ने तो अपने अपने विचार दे दिए, पश्चिमवादियों ने भी दे दिए और पूर्ववादियों ने भी दे दिए। उसके बाद राजा राम मोहन राय, जिनका नाम आपने सुना ही है, कई प्रथाओं को इन्होंने हटाया, जैसा कि ये फेमस है अपनी सती प्रथा को हटाने के लिए। तो राजा राम मोहन राय का विचार था कि भारत में परंपरागत शिक्षा के स्थान पर पश्चिमी ज्ञान विज्ञान का प्रसार किया गया। वे अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। उन्होंने भी कहा कि अंग्रेजी शिक्षा, जैसा कि अब पता ही है कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी है, तो अंग्रेजी भाषा को भी राजा राम मोहन राय ने समर्थन दिया, उसको सपोर्ट किया। पूर्ववादी समूह ने, कंपनी के पुराने अधिकारी शामिल थे, मतलब जो पूर्ववादी समूह थे उसके अंदर कंपनी के पुराने अधिकारी शामिल थे। वॉरेन हेस्टिंग्स और जोनाथन डंकन ने आरंभ से ही क्या किया, भारतीय लोगों को उनकी भाषा में शिक्षा दिए जाने का समर्थन किया। मतलब पूर्ववादियों ने शुरू से ही, जिसमें ये दो नाम शामिल हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स और जोनाथन डंकन, तो इन दोनों ने प्रारंभ से ही क्या किया, भारतीय लोगों को भाषा में, उनकी जो खुद वहाँ की भाषा है, क्षेत्रीय भाषा, उसमें शिक्षा देना जारी रखा और इसी का समर्थन किया। नेक्स्ट हम देखेंगे अधोमुखी फिल्ट्रेशन सिद्धांत क्या था, यानी कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है, इसको हम देखेंगे आगे। भारत में ईसाई मिशनरियों ने
देखा कि निम्न जाति के लोग जो निम्न जाति के लोग थे, छोटी कास्ट के लोग थे, उन्होंने सामान्यतः उच्च श्रेणी के लोगों का अनुसरण करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, उच्च जाति के, उच्च जो श्रेणी होती है उनके लोगों का अनुसरण करते हैं। अतः उच्च जाति के कुछ जाति जो भी उनकी उच्च जाति है उसमें लोगों को ईसाई बना लिया जाए। तो निम्न मतलब ऐसा इन्होंने कहा कि अगर ऊंची जातियों के लोगों को क्या किया जाए, उनको ईसाई बना दिया जाए, तो निम्न जाति के लोग उनका अनुसरण करेंगे। यही कारण है मिशनरी स्कूलों द्वारा अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार हेतु प्रसार किए गए। उस समय पर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश शासकों ने सोचा कि ब्रिटिश शासन जो है, मतलब जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने शासन किया था, उसको शांतिपूर्ण चलाने के लिए ये अनिवार्य है कि उच्च जातियों को गवर्नर कमीशन मुंबई का अर्ध श्रद्धालु बनाया जाए। मैकाले ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, मतलब जो मैकाले हैं, मैकाले के बारे में भी आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि बेसिकली मैकाले है क्या। मैकाले ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, सामान्य जन को प्रारंभिक शिक्षा देने की अपेक्षा उच्च जाति को उच्च शिक्षा प्रदान करना अधिक क्या है, उचित सिद्ध होगा। आगे है संशोधित सिद्धांत का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो ये जो फिल्ट्रेशन थ्योरी थी ये बेसिकली है क्या थी, इस थ्योरी का अर्थ है कि सभी को शिक्षा देना संभव नहीं। मतलब उस समय पर क्या था इस थ्योरी का मीनिंग, कि सभी को शिक्षा देना संभव नहीं है, अतः केवल उच्च जातियों को शिक्षित किया जाए। धीरे धीरे शिक्षा स्वयं ही निम्न स्तर तक फैल जाएगी। मतलब पहले ऊंचे जाति के लोगों को शिक्षा दी जाए, उच्च वर्ग के लोगों को, उसके बाद निम्न वर्ग में वो खुद ही फैल जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा, शिक्षा स्वयं ही निम्न स्तर पर फैल जाएगी और समय पाकर शिक्षित लोगों की क्या होगा, उसके बाद एक बड़ी कक्षा स्वयं ही तैयार हो जाएगी। ये कक्षा श्रेणी जो भी थी उनकी उच्च श्रेणी या फिर उच्च जाति के प्रभावधीन होगी। मतलब उच्च जाति को पहले शिक्षा दी जाए, उसके बाद ये निम्न जाति तक खुद ही फैलेगी। यही था हमारा संशोधित सिद्धांत का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी, यानी कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। नेक्स्ट हम देखेंगे संशोधित शिक्षा फिल्ट्रेशन थ्योरी के अलग अलग पार्ट्स को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है सरकारी जो कर्मचारी हैं उनकी आवश्यकता, नीड ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो इसके अंदर आगे क्या है, प्रशासकीय कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कंपनी सरकार की कई प्रकार के कर्मचारियों का सेवकों की आवश्यकता अनुभव हुई। वे चाहते थे कि विभिन्न विभागों में काम करने के लिए सस्ते कर्मचारी नियुक्त किए जाएं। नेक्स्ट है इसके अंदर सेकंड, जिसके अंदर है वित्तीय कमी, यानी कि लेक ऑफ फाइनेंस। तो इसमें क्या है, सामान्य जन की अधिक संख्या को शिक्षा देने की जिम्मेदारी निभाने के लिए सरकार पास आवश्यकता अनुरूप धन की कमी थी। मतलब उनके पास क्या था, फाइनेंस नहीं था, फंड नहीं था। थर्ड है हमारा इसके अंदर ब्रिटिश मान्यता। ब्रिटिश मान्यता क्या है, ब्रिटिश बिलीफ, ब्रिटिश शासन की मान्यता थी कि यदि अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करके समाज की उच्च जातियों के विचारों और जीवन स्तर में परिवर्तन लाया गया तो उनसे प्रभावित होकर निम्न जाति के लोगों या उन लोगों को भी ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार हो जाएंगे। मतलब वो लोग क्या हो जाएंगे, ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार हो जाएंगे। नेक्स्ट है फोर्थ हमारा अग्रिम विकास, यानी कि फर्दर एक्सपेंशन। तो इसके अंदर क्या है, कुछ लोगों को शिक्षित करने के पश्चात उनको दूसरों की शिक्षा जो उनको शिक्षित करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। मतलब पहले हम अगर उच्च वर्गों को शिक्षा दें तो निम्न वर्गों की जिम्मेदारी उनको सौंपी जा सकती है। इस प्रकार संशोधन के सिद्धांत में लॉर्ड मैकाले और कंपनी के निर्देशकों, मतलब जो वहाँ के इंस्ट्रक्टर्स थे, निर्देशकों के लक्ष्य को प्राप्त किया। उन्होंने उच्च पदवियों के समर्थन द्वारा भारतीय शिक्षा प्रणाली का निर्धारण किया। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा कि फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या होती है और आंग्ला इंडियन जो कंट्रोवर्सी है वो क्या है। इन दोनों के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे बेसिक जो एजुकेशन है उसके बारे में, यानी कि जो भी बेसिक शिक्षा है उसके बारे में हम देखेंगे, जो इसी वीडियो का एक पार्ट है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।